प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना पाठ 2 यानी कि जब मैं पढ़ता था पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ता था ये हमारा दूसरा पाठ है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, ये राष्ट्रपिता कहलाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी, ये इनकी आत्मकथा है, यानी कि इन्हीं के द्वारा लिखी हुई इन्हीं की कहानी। बच्चों, आत्मकथा पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि आत्मकथा होती क्या है, आत्मकथा है क्या। तो आत्मकथा अपनी कथा होती है। जब हम स्वयं के बारे में कुछ लिखते हैं, अपने बीती बातों को या अपनी कहानी हम स्वयं लिखते हैं, तो हम इसे आत्मकथा कहते हैं। तो ये जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे ये गांधी जी की आत्मकथा है। आत्मकथा उन्होंने लिखी, उसी से एक अंश, एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है और हमारे पाठ में संकलित किया गया है। तो हम लोग इस आत्मकथा के बारे में जानते हैं कि आखिरकार गांधी जी ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। उन्होंने कहा है, मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। सत्यप्रिय, साहसी, उदार व्यक्ति थे। सदा उचित न्याय करते थे। यानी कि सबसे पहले उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया है। उन्होंने उनका नाम बताया है, करमचंद गांधी। वे क्या करते थे? तो राजकोट के दीवान थे। कैसे व्यक्ति थे? सत्यप्रिय थे, साहसी थे, उदार व्यक्ति थे और सदा सबके साथ उचित न्याय करते थे। अब वे अपनी माता के बारे में बताते हैं कि माता जी का नाम था पुतली बाई। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। धार्मिक विचारों की महिला थी। धार्मिक विचारों मतलब पूजा पाठ में विश्वास करना, ईश्वर में आस्तिक प्रकार के। तो वो बिना पूजा पाठ किए भोजन ग्रहण नहीं करती थी। अब वे अपने जन्म के बारे में बताते हैं कि मेरा जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। आप लोग भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हो। तो 2 अक्टूबर को 1869 यानी कि 1869 को पोरबंदर में, गुजरात में एक स्थान है पोरबंदर, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने अपने बारे में बताया है कि वे 7 वर्ष के रहे होंगे। उस समय उनके पिता पोरबंदर से राजकोट आ गए थे। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल और वहाँ से हाई स्कूल में गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में भी बताया है। उन्होंने इस पाठ में सबसे मुख्य विषय वस्तु जो बताया है वो ये है कि एक बार उनके पिताजी एक नाटक की किताब खरीद कर लाए थे। उस नाटक के पुस्तक का नाम था श्रवण पितृभक्ति। तो आप फिर सोच सकते हो कि उस नाटक में था क्या। जरूर वो नाटक श्रवण कुमार के बारे में रहा होगा। श्रवण कुमार मातृ पितृभक्त था। जो आप अपने बुक में ये चित्र देख सकते हो, ये है श्रवण कुमार। इसके माता पिता अंधे थे और ये बहगी में अपने माता पिता को लेकर कहाँ जा रहा है? तीर्थ यात्रा करवाने। सोचिए कैसा ये पितृभक्त था, मातृभक्त। तो इसने श्रवण पितृभक्ति नाटक का एक किताब पढ़ा। किसने? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने उस पुस्तक को बड़े शौक से पढ़ा और उन्होंने श्रवण कुमार की तस्वीर भी देखी। जिस प्रकार आप भी इसमें देख पा रहे हो कि किस प्रकार वो एक लड़का अपने माता पिता को अपने कंधे में ढोया है। ये चित्र ने गांधी जी के मन में बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। तो गांधी जी ने भी मन ही मन सोचा, वो मन ही मन श्रवण कुमार की तस्वीर देखकर सोचने लगे कि मैं भी श्रवण की तरह ही बनूंगा। और वे अपने पिता की सेवा बहुत दिल से यानी कि मन लगाकर करते थे। अब उन्होंने एक और बात उनके जीवन में क्या घटी, उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। और क्या हुआ, बार बार उसे वो नाटक देखने की इच्छा होती और हरिश्चंद्र के बारे में उन्हें सपने भी आते थे। हरिश्चंद्र में खास बात क्या थी बच्चों? वो सत्यवादी थे। हरिश्चंद्र के बारे में आप खैर अभी बहुत छोटे बच्चे हो, आप लोग सुने नहीं होंगे। एक श्लोक आती है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार,
चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ सत्य हरिश्चंद्र के, टरे न सत्य विचार। कहने का मतलब है कि चंद्रमा अपना स्थान, अपनी गति बदल सकता है, चंद्रमा का निकलना बंद हो सकता है, सूर्य का निकलना बंद हो सकता है, यानी कि सूर्य की गति में भी बदलाव आ सकता है, जगत का व्यवहार बदल सकता है, सारा संसार बदल सकता है, पृथ्वी बदल सकती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के सत्य विचार नहीं बदल सकते। वो ऐसे सत्यवादी थे। तो उनका सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी के मन में सत्यवादी बनने की इच्छा भी जागृत हुई, यानी कि ये नाटक भी उनके जीवन में बड़ा ही गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी ने भी सीखा कि सच्चाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब वे आगे बताते हैं कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया और इसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी चलाते रही, पढ़ाई लिखाई उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्हें छात्रवृत्तियां भी मिली थी। उनमें एक बात की खासियत क्या थी कि वे कभी कोई भूल, एक तो करना नहीं चाहते थे, करते नहीं थे, लेकिन अगर कभी कोई भूल छोटी मोटी हो भी गई तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। उन्हें कोई कुछ कहे या ना कहे, उन्हें अपने आप में ही बुरा लगता था। उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। शिक्षकों का कुछ कहना, उन्हें डांट मार की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कुछ कहना ही उनके लिए असह्य हो जाता था। अपने से बड़े गुरुजन, शिक्षक, माता पिता अगर उनसे थोड़ी सी भी नाराज हो गए तो उनके लिए असहनीय स्थिति हो जाता था। और एक बात उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने पुस्तक में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात उन्होंने अपने ज़िंदगी में बैठा ली और आदत डाल ली क्या करने का, सुबह घूमने का। इनसे उनका शरीर मजबूत होने लगा। अब वो क्या बताते हैं इसके आगे, वे अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कभी लिखावट को, यानी कि सुंदर अक्षर को महत्व नहीं देते थे। उनका सोचना था कि पढ़ाई से अक्षरों का कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये उनकी भूल थी। फिर वो उसे अपनी भूल स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि सुंदर अक्षर शिक्षित व्यक्ति की या शिक्षा की पहचान है। अगर अक्षर सुंदर न हो तो ये अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, यानी कि अगर किसी का लिखावट अक्षर सुंदर नहीं है तो वो शिक्षित नहीं कहला सकता, उसकी शिक्षा अपूर्ण है। लेकिन जब तक उन्हें ये बात समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी लिखावट उतनी अच्छी नहीं थी। तो इसके बारे में वे बताते हैं कि सुलेख, अच्छा लेख शिक्षा का बहुत ही जरूरी अंग है। और एक बात और वो बताते हैं, इसके आगे कहते हैं कि उनके संस्कृत के जो शिक्षक थे वे काम लेने में बड़े ही सख्त थे। आप लोग के भी होते हैं, 2-4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, उसमें कोई टीचर आपके सख्त होते हैं, कोई बहुत ही नर्म स्वभाव के होते हैं, किसी के आप आँख से ही डर जाते हो और किसी के कंधे पकड़कर भी झूलते हो। तो ये उनके व्यवहार पर निर्भर करता है कि कौन से टीचर आपसे किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो वो कहते हैं कि संस्कृत के शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे और इसके विपरीत फारसी के शिक्षक बहुत ही नर्म स्वभाव के थे, क्योंकि उस समय उर्दू, फारसी सभी विषय की पढ़ाई होती थी। अभी जिस तरह आप लोग इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी पढ़ते हो, तो वे क्या किए, एक बार संस्कृत क्लास से उठकर फारसी की क्लास में जाकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सभी बच्चे इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि संस्कृत से फारसी ज़्यादा आसान है। तो उन्हें भी फारसी कक्षा में जाकर बैठने की मन हो गई। वे जाकर वहाँ बैठ गए। तो जब उनके संस्कृत शिक्षक को इस बात की पता चली तो उन्होंने उन्हें समझाया। क्या समझाया कि तुम्हें संस्कृत समझने में यदि कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ, मैं तो सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहता हूँ संस्कृत। अरे अच्छे से ध्यान से पढ़कर समझ कर तो देखो, आगे चलकर उसमें रस ही रस है, यानी कि आनंद ही आनंद है, बहुत मज़ा आएगा। देखो, हिम्मत मत हारो, यानी कि संस्कृत से दूर मत भागो, आकर मेरी कक्षा में बैठो। ये सब उनकी जीवन की घटनाएं हैं जो गांधी जी अपनी आत्मकथा में बता रहे हैं। और
अब क्या हुआ, जिस तरह से शिक्षक ने उन्हें, संस्कृत के शिक्षक ने उन्हें प्यार से समझाया तो वो इनकार भी नहीं कर पाए और उनकी बात मानकर पढ़ने लगे और संस्कृत का उन्होंने अच्छा ज्ञान अर्जित किया। अब वे अपने बारे में बताते हैं कि मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मंदबुद्धि मतलब जो बुद्धि में थोड़ा कमज़ोर हो, यानी कि तेज बच्चों में जिसकी गिनती न हो, तो मैं ऐसा नहीं था। कहने का मतलब वो तेज तर्रार बच्चे थे। और लेकिन कभी उन्होंने अपने पर गर्व नहीं किया, उन्हें कभी कोई घमंड नहीं हुआ। उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली, उन्हें इनाम भी मिला, लेकिन वे कभी खुशी से उछले नहीं, बल्कि उन्हें आश्चर्य होता था। उन्हें आश्चर्य होता था कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इस प्रकार छात्रवृत्ति या इनाम मिली। उन्हें हमेशा अपने आचरण की चिंता रहती थी। आचरण की चिंता रहती थी मतलब ये कि वे हमेशा इस बात की चिंता करते थे कि कहीं कभी कोई भी भूल मुझसे न हो जाए जिससे मुझे शिक्षक से दंड मिले। इस बात की उन्हें हमेशा चिंता रहती थी, क्योंकि अगर उन्हें दंड मिले तो यह उनके लिए असह्य हो जाएगा। क्यों? दंड तो सबके लिए असह्य होता है। दंड मिलना किसको अच्छा लगता है? तो ऐसी बात नहीं है। उन्हें दंड का डर नहीं था, उन्हें दंड का पात्र समझा गया, उन्हें किसी ने बुरा समझा, बस यही उनके लिए असहनीय था। चोट से ज़्यादा अपने बारे में अगर कोई गलत सोचे तो उन्हें बुरा लगता था और इस बात का उन्हें सबसे बड़ा दुख भी होता था। जिंदगी में एक बार उन्हें मार खानी पड़ी थी, जो उन्हें अब तक याद है। शायद उस समय वे बताते हैं कि शायद वे पहली या दूसरी कक्षा में रहे होंगे। इस प्रकार वे अपने बारे में लिखते हैं। अब वे अपने हेडमास्टर के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि उनके हेडमास्टर थे जो कड़ा अनुशासन रखते थे, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों में बड़े ही प्रिय थे। विद्यार्थी उन्हें बहुत चाहते थे। वे पढ़ाते भी अच्छे थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। यानी कि जो सीनियर क्लास के बच्चे होते थे, बड़े बच्चे, छोटे का तो बात अलग है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए व्यायाम करना और क्रिकेट खेलना आवश्यक कर दिया गया था, अनिवार्य, यानी कि खेलना ही होगा, अति आवश्यक है। और उनका क्या था, उसमें मन ही नहीं लगता था। उन्हें व्यायाम करने में भी मन नहीं होता था और खेलने में भी मन नहीं लगता था। अब वे करे क्या? वे बड़े संकोची स्वभाव के थे। अब उनकी व्यायाम के प्रति अरुचि होती थी और व्यायाम में जाना भी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अनिवार्य विषय किया गया था। उनके मन में एक बात बैठ गई थी कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर हमें पढ़ाई लिखाई करनी है तो फिर व्यायाम करना क्या जरूरी है? व्यायाम की आवश्यकता क्यों है? मगर वो ये बात उस समय समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में समझे कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ही जरूरी है। व्यायाम और शिक्षा का बड़ा ही गहरा संबंध है, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहने से मस्तिष्क स्वस्थ होगा और स्वस्थ मस्तिष्क होने से पढ़ाई लिखाई में मन लगेगी, रुचि लगेगी। यानी कि दोनों में बड़ा ही गहरा रिश्ता है, जो गांधी जी समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में वो बता रहे हैं ताकि आप लोग इस बात को समझ पाओ। व्यायाम में अरुचि का उनका एक और कारण था। क्या कारण था? एक तो स्कूल जाना, विद्यालय जाना, वहाँ से आना। उसके बाद हमने पहले क्या पढ़ा कि वे अपने पिता की सेवा करना शुरू किए थे। उन्हें बहुत मन लगता था। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार के चित्र और पितृभक्त श्रवण कुमार जो उन्होंने नाटक देखा था, वे उनके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डाले थे। तो उन्हें अपने पिता की सेवा करनी थी और विद्यालय से आते के साथ ही अगर व्यायाम में जाना हो तो फिर वो अपने पिता की सेवा कैसे करते? यानी कि व्यायाम में जाना उनके पिताजी की सेवा करने में बाधा उत्पन्न होती थी, इसीलिए भी वे व्यायाम में जाना नहीं चाहते थे। ये व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था। और पहला कारण हमने क्या पढ़ा? पहला कारण हमने पढ़ा व्यायाम का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, ऐसा वे सोचते थे। इस प्रकार गांधी जी अपनी
संपूर्ण कहानी हमें बताते हैं। एक बार वे क्या किए, अपनी व्यायाम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र हेडमास्टर को दे दिया कि मैं अब व्यायाम में नहीं आ पाऊँगा। ऐसे आप लोग भी करते हो, आपको कोई ज़रूरत है, कुछ कारण है तो आप पत्र लिख देते हो, आवेदन पत्र देते हो। उसी प्रकार उन्होंने भी दिया। अब क्या हो, तो इस प्रकार एक दिन की और घटना वो बताते हुए कहते हैं कि एक दिन शनिवार था। शनिवार को स्कूल सवेरे था। अक्सर ऐसा होता था या अभी भी होता है कि शनिवार को मॉर्निंग है और दिन कम से कम सप्ताह में 5 दिन 10 बजे होता था स्कूल, सरकारी स्कूल। इसी प्रकार का समय पहले हुआ करता था। तो शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था, यानी कि स्कूल छुट्टी के बाद शाम में। और क्या हुआ, शाम में मौसम हो गया खराब, छायादार पूरा मौसम और आकाश में बादल छाए हुए थे। इससे समय का पता ही नहीं चला। गांधी जी के पास उन्होंने बताया कि मेरे पास घड़ी नहीं थी। अब बादलों ने धोखा दे दिया, मौसम हो गया छायादार। उन्हें ऐसा लगा कि कैसा लगा, उन्हें ऐसा लगा कि समय ज़्यादा हो चुका है या समय अभी नहीं हुआ है। अब जब वे स्कूल पहुँचे व्यायाम के समय से, तो सभी बच्चे व्यायाम करके घर जा चुके थे। उनके पहुँचने में देर हो गई। अब वो क्या हो गए, सबके सामने झूठे बन गए। गुरुजी के सामने, अपने शिक्षक के सामने वे झूठे बन गए कि ये समय से नहीं आया, और उन्हें इसके लिए दंड भी भुगतना पड़ा। उन्हें दंड मिला। उन्हें दुख इस बात का हुआ, दंड मिलने का दुख नहीं हुआ, उन्हें दुख क्या हुआ कि मैं झूठा नहीं हूँ। सबने मुझे झूठा समझा, परंतु मैं झूठा नहीं हूँ। मैं कैसे सिद्ध करूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वे सच कह रहे थे कि मेरे पास घड़ी नहीं थी, बादलों ने मुझे धोखा दे दिया, परंतु कोई उनके बात में विश्वास नहीं किया। वे मन ही मन रोते हुए रह गए। बाद में उन्हें सीख क्या मिली इस बात से? बाद में उन्हें इस बात से ये सीख मिली कि सच बोलना ही काफ़ी नहीं है, सच बोलने के साथ ही सावधान भी रहना पड़ता है। असावधानी के साथ बोली गई सच्चाई पर भी लोग शायद विश्वास न करें। तो बच्चों, ये है हमारा पाठ। हमने गांधी जी की आत्मकथा तो पढ़ लिया। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसकी अगली वीडियो में आप इस पाठ का प्रश्नोत्तर अच्छे से देख सको।